हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीके माथुर। गाइस, इस वीडियो के अंदर एलोकेशन प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस स्टूडेंट ने मेरी वीडियो नंबर 1 नहीं देखी और जिसको इनइक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता उसे प्रॉब्लम होगी। मैंने इस वीडियो के अंदर फोकस पूरा किया है इनइक्वेशन फॉर्मुलेट करना, तो बड़े ध्यान से सीखना, मज़ा आएगा, समझ में आएगी। लास्ट में इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो एलोकेशन पे ध्यान देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, एलोकेशन प्रॉब्लम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। उसका रीजन एक है, नंबर एक, जैसे आपने देखा था डाइट और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में हम लोग टेबल बनाते थे, तो हमारा पूरा बड़ा क्वेश्चन एक टेबल की फॉर्म में आ जाता था और इजीली काम हो जाता था। तो यहाँ पर वो टेबल नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल होता है तो बच्चे इनइक्वेशन बनाने में गलतियां कर जाते हैं। तो देखिए, इसकी कुछ टिप्स हैं, मैं आपको टिप्स बताना यहाँ चाहता हूँ। आप क्या काम करना है इसके अंदर, सिर्फ एक ही टिप है। जितने क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट बोले होंगे, हर एक स्टेटमेंट को आराम से अंडरलाइन कर दो और जितने स्टेटमेंट बोलेगा उतनी ही इनइक्वेशन क्वेश्चन के अंदर बनेंगी। जिसके दिमाग में ये बात सेट हो गई उससे एलोकेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर सुन लो, जितने स्टेटमेंट उतनी इनइक्वेशन। और एक नकली तो बनती है। नकली आपको मालूम है, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमेशा हम बनाते हैं, है ना। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती। तो बस यही इसका एक मंत्र है कि जितने स्टेटमेंट उतनी इनइक्वेशंस। ठीक है। दूसरी बात, इसमें कुछ लॉजिकल बातें हैं, कभी कभी एटलीस्ट या एटमोस्ट नहीं दिया होता। तो एटलीस्ट या एटमोस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको मालूम है हमेशा हम एटमोस्ट की इंफॉर्मेशन को यूज किया करते थे। इफ यू रिमेंबर एटमोस्ट, ठीक है, ये वाला सिंबल तो आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात, कॉमन सेंस है यहाँ पर। सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं कि आपको मार्केट में जाना है और आपको दो आइटम लेके आने हैं, आइटम ए और आइटम बी, और आपके पास 1000 रुपीज है। तो कॉमन सेंस ये बोलती है कि आप ए और बी के कॉम्बिनेशन कितने भी आइटम ले लो ए और बी को मिला के, लेकिन अमाउंट तो आप 1000 रुपीज ही खर्च करके आओगे ना, या तो 1000 या 1000 से कम, है ना। तो ऑटोमेटिक देखो एटमोस्ट आ गया। खुद सोचो यार, आपकी पॉकेट में 1000 रुपीज है और आप दो आइटम लेके आ रहे हो ए और बी, तो कितने भी लेके आओ, इन दोनों का सम, है ना, प्राइस के अकॉर्डिंग या तो 1000 रुपीज खर्च करके आओगे या उससे कम खर्च करके आओगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी कि आपने 2 ली, ये 3 ली या 4 ली या 5 ली। इन सब का जो खर्चा आएगा वो 1000 से कम आना चाहिए या 1000 आना चाहिए, क्योंकि आपकी पॉकेट में ही 1000 रुपीज है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे और देखते हैं। एक और बात, सपोज करो आपको वो बोल दे कि आपकी जो शॉप है उसमें आइटम रखने की जगह केवल 250 है। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी जो दोनों का टोटल होगा आइटम्स का, ये तो प्राइस की बात थी, है ना, कि ए आइटम इतने रुपए के हिसाब से, बी आइटम इतने प्राइस के हिसाब से, खर्चा 1000 या 1000 से कम हो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। लेकिन अगर वो आपसे बोले कि आपकी शॉप में 250 आइटम रखने की जगह है, तो इसका मतलब ए और बी कितने भी आइटम लाओगे या तो 250 से कम लाओगे या उसके इक्वल लाओगे। अगर आप 251 लाओगे तो आपकी शॉप में जगह ही नहीं है। तो इस तरह से कंडीशंस दी होती हैं, इस तरह से लॉजिकल बातें वहां पर की होती हैं, तो आप समझ जाना। तो अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आराम से लेता हूं, क्वेश्चन को समझना, लॉजिक समझना, क्वेश्चन अपने आप होंगे। देखिए गाइस, स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है, सीबीएसई के अंदर आ चुका है, एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़ना है, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, अंडरलाइन कर करके पढ़ना है। और एक बात याद रखनी है, जितनी इनइक्वेशन होंगी, जितने स्टेटमेंट होंगे उतनी इनइक्वेशन बनेंगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन डाइट का नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर टेबल बन नहीं पाएगी। आराम से देखो, अ डीलर विशेस टू परचेज नंबर ऑफ फैंस एंड स्विंग मशीन। अच्छा, मतलब एक डीलर दो तरह के आइटम परचेज करना चाहता है, एक फैंस है और एक स्विंग मशीन है। तो सबसे पहला स्टेप तो आपके सामने ये आ गया, लेट नंबर ऑफ फैंस, लेट वाला स्टेप पहले दिख गया, इज इक्वल टू एक्स, है ना, क्वांटिटी,
और नंबर ऑफ स्विंग मशीन। तो सब इसका बेनिफिट ये है कि सबसे पहले आपको लेट वाला स्टेप मिल जाता है, दैट इज वाई। इसके बाद हमेशा आप जेड ढूंढो, जेड के बारे में जानकारी ढूंढो। जेड के बारे में जानकारी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी हो सकती है, मिडिल में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है। ध्यान रहे लॉजिक पे काम करना, इन इक्वेशन बनाना सीखना है अभी आपको, ठीक है, लॉजिक पे। इसको टाइम दो, टाइम लगाना यहां पर। आगे देखते हैं। ही हैज ओनली ₹5,760, ये तो बेकार है। स्पेस 2 का ये भी बेकार है। आ गया देखो, फैन कॉस्ट 360 और स्विंग मशीन कॉस्ट 240। अच्छा, कॉस्टिंग दे दी हमें, ये भी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ही एक्सपेक्ट टू सेल अ फैन एट प्रॉफिट ऑफ ₹22। अब आ गई मतलब की बात, हम जेड ढूंढ रहे हैं। इसने कहा है कि अगर वो फैन को बेचता है तो उसको ₹20 का प्रॉफिट होता है, और स्विंग मशीन को बेचता है तो उसको ₹18 का प्रॉफिट होता है। आगे लिखा है अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम दैट ही बाय, मतलब जितने लाता है उतने बेच देता है, स्टॉक नहीं बचता। हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। आ गया ना मैक्सिमाइज, तो यही ढूंढना था हमें। तो हम अपने मतलब की बात ढूंढेंगे। तो मैक्सिमाइज जेड, कितना कितना जेड है, ₹22 का एक्स के ऊपर है, और जी ₹18 का वाई के ऊपर है। इसके बाद एक लाइन लिखते हैं हमेशा हम, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। बेटा टाइम लगाना है इस पे, ठीक है, इन इक्वेशन बनाना सीखना है आपको। ये बन गया। अब देखो आराम से, अब जाते हैं ऊपर, ठीक है। पहला स्टेप लेट का होता है इसके अंदर, दूसरा स्टेप जेड का होता है, जेड की इंफॉर्मेशन को ढूंढना है, कहां पर है जेड। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब देखो यहां पे दो स्टेटमेंट है, पहला है उसके पास अमाउंट कितना है, और दूसरा है उसके पास स्पेस कितना है ना। आराम से देखो, पहला स्टेटमेंट, ही हैज ओनली ₹5,660। इसका मतलब ये तो साफ है कि वो मार्केट अगर जाएगा तो ₹5,760 खर्च करके आएगा, या उससे कम खर्च करके आएगा। इससे ज्यादा वो खर्च कर नहीं सकता क्योंकि उसकी पॉकेट में ही इतना रुपया है, ठीक है। तो इसने कंडीशन दे दी। आगे देखते हैं। आगे इसने दे दिया कि स्पेस उसके पास 20 आइटम्स का है। लो जी स्पेस, इसका मतलब वो दोनों फैन और स्विंग मशीन को मिलाकर या तो 20 आइटम्स लाएगा या उससे कम लाएगा, ज्यादा ला नहीं सकता क्योंकि इसकी दुकान में स्पेस ही नहीं है। तो देखो दो स्टेटमेंट, और देखो दो इन इक्वेशन तैयार हो गई। और एक नकली आपको मालूम होती है, नकली वाली हमेशा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको तो मैं पहली बना के तैयार कर देता हूं, x, y। ये लो जी थर्ड बन गई, ठीक है। तो इतने ही स्टेटमेंट थे, इन इक्वेशन तैयार। अब यहां भरते हैं डेटा। आगे देखो ध्यान से, ये क्या है, टोटल अमाउंट द पर्सन हैविंग। इसका मतलब इसमें इसने फैन भी लिए होंगे और स्विंग मशीन भी ली होंगी, तो खर्चा तो दोनों को मिला के हुआ होगा। अब जरा देखते हैं फैन कितने रुपए का था। तो इसमें लिखा है फैन की कॉस्ट 360 है, यानी ये ₹360 का फैन पड़ा है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि एक फैन लिया है तो उसका खर्चा हुआ है ₹360। दो फैन लिया है तो 360 इंटू 2 खर्चा हो गया। तीन फैन अगर लिए हैं 360 इंटू 3 खर्चा हो गया। तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा फैन पे जो खर्चा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 240 की स्विंग मशीन है, यानी ये स्विंग मशीन 240 की है, ठीक है। तो सारा खर्चा होके टोटल इतना आ गया। आप चाहो तो इसे लगे हाथों ठीक भी कर सकते हो, डिवाइड करके। लाइक देखो 0 सबका हट रहा है, फिर इसके बाद 2 से हो रहा है डिवाइड, तो इसे मिनिमम फॉर्म में ला सकते हो, ठीक है। वो आप ले आना, आप देख लेना। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे इसने कहा है कि उसके पास 20 आइटम का स्पेस है। इसका मतलब जो फैन है और स्विंग मशीन है दोनों को मिला के कंबाइंड क्वांटिटी या तो 20 हो जाए या 20 से कम, तो ही बात बन पाएगी। और ये तो नकली है ना, ये नकली तो आपको पता है हमेशा बननी है। इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, नेगेटिव नहीं होगी, और शेडिंग हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। आई होप अब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, बस बच्चों को देखने में डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको। इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा। मैं सिर्फ हिंट दे के जा रहा हूं, नेमिंग आप खुद देख लेना। और इसमें दोनों का ट्रू ट्रू आएगा तो ये वाला एरिया आएगा, ये वाला पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये लेंगे, ठीक है। और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जी जेड आपका मैक्सिमाइज 392 आएगा। एक्स की वैल्यू 8 आएगी, वाई की वैल्यू 12 आएगी, ठीक है। ये फैन, ये स्विंग मशीन। तो अपने आप को टेस्ट करो, इस क्वेश्चन को पूरा करो। मैं क्वेश्चन पूरा इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैं वीडियो 1 में बहुत मेहनत कर चुका हूं। तो जिसने वीडियो 1 नहीं देखी
वो तो इस वीडियो को देखो ना, क्योंकि मेरा मेन मकसद है वर्ड प्रॉब्लम से इन इक्वेशन फॉर्मुलेट करना, बनाना, मेरा मकसद ही है। ये तो मैं आपको सिखा चुका, ये तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका। तो देखो इसने बल्कि कम टाइम लिया है देखा जाए तो डाइट और मैन्युफैक्चरिंग से। तो एक ही फंडा अपने दिमाग में रखना है, जितने स्टेटमेंट उतनी इन इक्वेशन। ठीक है, डिजाइन आप अपने हिसाब से करना और नकली को मत भूल जाना, ये नकली जरूर बनेगी एक। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अभी ट्राई करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, सीबीएसई के अंदर कई बार आ चुका है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। बड़े आराम से पढ़ना और ध्यान से सीखना, थोड़ी लॉजिकल बात है, कंफ्यूज करने वाला है। इसमें लिखा है इफ अ यंग मैन राइड हिज मोटरसाइकिल एट 25 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मतलब स्पीड दे दी है मोटरसाइकिल की। ही हैड टू स्पेंड ₹2 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल। ठीक है, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो गाड़ी चलाएगा तो खर्चा उसका ₹2 होता है पेट्रोल पे। आपको मालूम होगा गाड़ी जितनी स्पीड में चलेगी, जितना तेज भगाओगे उतना पेट्रोल ज्यादा लगेगा। रीजन, अगर आपने देखा होगा आपकी बाइक पर या आपकी स्कूटी पर या आपकी कार पर जो स्पीडोमीटर होता है उसमें एक जगह ग्रीन मार्क होता है, उसके बाद रेड मार्क आ जाता है ना, इकोनॉमी। मतलब उस ग्रीन मार्क की स्पीड अगर रखोगे तो पेट्रोल कम खर्च होता है, और जैसे ही उस ग्रीन मार्क से ऊपर आप जाते हो, 60 की स्पीड से 70 की स्पीड से ऊपर जाते हो तो पेट्रोल ज्यादा खर्च होने लग जाता है। ठीक है, उसके बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं। तो वही लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन इसने बना दिया कि 25 किलोमीटर पर आवर वो चलता है तो खर्चा ₹2 होता है। आगे बढ़ते हैं। इफ ही राइड एट अ फास्टर स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो पेट्रोल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है ₹5 पर किलोमीटर, यानी अब खर्चा ₹5 का हो गया है। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन आ गई, ध्यान रखना। आगे, ही हैज ₹100 टू स्पेंड, उसकी पॉकेट में ₹100 है, ₹100 है, ₹100 का ही तेल भरवाएगा ऑफ कोर्स ऑन पेट्रोल। ठीक है, विशेष टू फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। ओहो, मैक्सिमम डिस्टेंस पूछी है। नोटिस करने वाली बात यहां पर क्या है, डिस्टेंस। यार हर बंदा चाहेगा कि वो कम से कम पेट्रोल में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करे। हर बंदा यही चाहेगा कि मैं तो ₹10 का पेट्रोल भरवाऊं और यहां से गुड़गांव पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन सोच तो यही रहती है ना कि कम से कम पेट्रोल लगे और मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो जाए। तो आराम से देखो, ही कैन ट्रेवल इन 1 आवर, मतलब 1 आवर में मैक्सिमम डिस्टेंस। ये 1 आवर का बड़ा रूल है भाई। एक्सप्रेस दिस एज एन एलपीपी एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। अब बात आती है यहां पर लेट क्या हो। बच्चा पहले कंफ्यूज हो जाता है कि सर यहां पर लेट क्या होगा। नोटिस करने वाली बात यहां पर यह है कि जो हमारा राइडर है, जो यंग मैन है, उसने 2 तरह की डिस्टेंस कवर की है। एक डिस्टेंस ये रही, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, उसके बाद फिर उसने स्पीड बढ़ा दी यहां से लेके यहां तक, यानी यो यहां से स्टार्ट हुआ, पहुंचा बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट से सी पॉइंट पर जाने के लिए उसने स्पीड बढ़ा दी। यहां से लेके यहां तक की जो उसकी स्पीड थी वो 25 किलोमीटर पर आवर थी, और यहां से लेके यहां तक की जो स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। इस तरह से जरा लॉजिक को समझो। ओके, ये सपोज करो सी पॉइंट है। तो यार डिस्टेंस जो इसकी बढ़ रही है, डिस्टेंस नहीं, स्पीड जो इसकी बढ़ रही है, यानी यहां तक ये स्पीड थी इसकी, ओके, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये स्पीड थी। तो स्पीड डिस्टेंस से भी तो मैटर करेगी। मान लो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस कितना है, y है। इतनी डिस्टेंस इतनी स्पीड से हुई कवर, और इतनी डिस्टेंस इतनी स्पीड से हुई कवर। यार एक बात सोचो, जब आपको रोड खाली मिलता है तो आप ऑटोमेटिक अपनी स्पीड बढ़ा देते हो, बढ़ा देते हो, बढ़ा देते हो, और जैसे ही आपको रोड बिजी हो जाता है, जाम मिलता है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है, या वाइस वर्सा। तो वही यहाँ हुआ होगा, यहाँ पे इसको जाम मिला होगा इसलिए इसकी स्पीड है कम, उसके बाद रोड खाली मिला होगा, इसने स्पीड बढ़ा दी, है ना। तो डिस्टेंस में तो फर्क पड़ गया ना, कि इतनी डिस्टेंस इस स्पीड से हुई और इतनी डिस्टेंस इस स्पीड से कवर हुई। तो इस क्वेश्चन में जो छुपी हुई बात थी, जो इंपॉर्टेंट बात थी, वो यही बात थी कि लेट क्या होगा। तो यहां पे लेट ये होगा, लेट डिस्टेंस, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय, ठीक है, यंग मैन एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x किलोमीटर।
यानी इतनी स्पीड से इतनी डिस्टेंस कवर हुई। लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय यंग मैन एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, y किलोमीटर। देखो जी, लेट का तो अरेंजमेंट हो गया है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो खतरनाक क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको आने चाहिए सारे। अब आते हैं इन इक्वेशंस पे, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें कुछ जेड के बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ बोल रहा है, मैक्सिमाइज द डिस्टेंस, है ना। तो यहां लिखो मैक्सिमाइज। यार हर बंदा चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस करे कवर, तो z इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस तो ये है इन दोनों का सम, तो ये हो गया आपका मैक्सिमाइज द डिस्टेंस, मतलब इन दोनों को जोड़कर मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम जाएं, ठीक है। ये बन गई z। इसके बाद एक लाइन आती है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, तो मैं यहां लिख देता हूं, जगह तो बची नहीं उधर, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अब मैं चलूंगा यहां पे चाल। देखो पहली बात जो इसने की है वो है कॉस्टिंग की, है ना। इसने कहा है उसके पास 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज खर्च होने चाहिए या उससे कम खर्च होने चाहिए, पहला तो ये हो गया। दूसरा इसने बोला है 1 आवर के अंदर पहुंचना है, यानी या तो 1 आवर में वहां पर हम पहुंच जाएं या 1 आवर से कम में हम वहां पहुंच जाएं, है ना। 1 आवर से ज्यादा नहीं लेगा। देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, ही हैज ₹100 टू स्पेंड, तो 100 रुपीज उसके पास है, तो खर्चा होना चाहिए 100 से कम, और ऑन पेट्रोल। इसके बाद विशेष टू फाइंड व्हाट इज मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल इन 1 आवर, लिखा है ना 1 आवर, यानी 1 आवर से पहले पहुंचे या 1 आवर के अंदर पहुंचे, तो लिमिटेशन यहां पे दी थी। और एक आपको मालूम है नकली, नकली हमेशा ऐसे बनती है, ये तो पहले ही बना दो x, y, ये तो हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है जी। चलो अब जरा सोचो, देखो भैया उसके पास 100 रुपया है, जो पहली डिस्टेंस है x, वो कवर करने के लिए उसका खर्चा होता है 2 रुपया, यानी 2 रुपया होगा खर्चा डिस्टेंस पर। जैसे 1 किलोमीटर गया तो 2 रुपया हो गया खर्च, 2 किलोमीटर गया तो 2 2 4 4 रुपया हो गया खर्च, 3 किलोमीटर गया तो 2 3 6 6 रुपया खर्च हो गया, ये लॉजिक है। और जो y डिस्टेंस इसने कवर की है वहां 5 रुपया हो रहा है खर्च, और दोनों को मिला के कंबाइंड खर्चा या तो 100 हो या 100 से कम हो। दिस इज फर्स्ट, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं लॉजिक पे काम करना, क्वेश्चन एग्जाम में बदल के भी आ सकता है, लेकिन जिसने मेरा स्टेटमेंट याद रखा, मैंने बोला है जितने स्टेटमेंट उतनी इन इक्वेशन। बाकी आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही अच्छा हूं ना, आप बहुत अच्छे हैं, मुझसे भी अच्छे हैं, तो आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं इस क्वेश्चन को रीड करने की। आगे बढ़ते हैं, ये है 1 रुपया, ये अमाउंट है, ठीक है, नहीं ये सॉरी टाइम है, ये टाइम। 1 रुपया क्या है, ये 1 रुपया नहीं है, ये 1 आवर है, दिस इज टाइम, 1 आवर। आपको मालूम है ना टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नोटिस करो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो 10th क्लास में पढ़ा था यार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उल्टा हो गया। तो पहली डिस्टेंस हमारी x है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, और स्पीड हमारी कितनी थी पहली वाली 25 है, ठीक है, प्लस दूसरी हमारी डिस्टेंस कितनी है y है, ये रही y, और स्पीड हमारी कितनी थी, स्पीड हमारी है 40, तो ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। मैं इसको लगे हाथों ठीक भी कर सकता हूं एलसीएम लेके, ये हो जाएगा 40x, ये हो जाएगा 25y, और उधर मल्टीप्लाई होएगा एलसीएम के बाद, तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई 2, और भी मिनिमम फॉर्म में जा सकती है, और नकली तो आपको पता ही है, नकली तो मैंने पहले ही बना दी थी, तो ये बन गई थर्ड। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये था अमाउंट वाला, ये था टाइम वाला। इसमें जो बच्चा इसे याद नहीं रख पाएगा कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का यूज होगा, उससे ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। इसको हम मिनिमम फॉर्म में ले आए, और अभी ये और भी मिनिमम फॉर्म में हो सकती है, आप इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो, और ये नकली इक्वेशन है, ठीक है जी। तो मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं, आपका जो ग्राफ बनेगा इसमें कुछ कुछ इस टाइप से बनेगा, ये और ये, और ये आपका आएगा रीजन, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और आपका जो आंसर आएगा इसके अंदर वो आएगा जी z इज इक्वल टू 30, मैक्सिमम वैल्यू z की 30 आएगी, और डिस्टेंस x आएगी 50/3, और डिस्टेंस y आएगी 40/3, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अपने आप को टेस्ट करो, चेक करो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन बड़ा प्यार से मैंने आपको समझाया है, तो आप भी इसे पूरी मेहनत के साथ सॉल्व करें। ये कुछ प्राइवेट स्कूल में यूटी में जरूर आता है, और बच्चों से होता नहीं है, फंस जाते हैं वो, तो यंग मैन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करो।
गाइस देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, बड़े ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसके अंदर, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर। अच्छा, मतलब कोई एरोप्लेन है उसके अंदर 200 पैसेंजर जाके बैठ सकते हैं, ठीक है जी। प्रॉफिट ऑफ ₹400 इज मेड ऑन ईच फर्स्ट क्लास टिकट। अच्छा, फर्स्ट क्लास टिकट अगर बेचेगा तो 400 रुपये का प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा 300 का मेड ऑन ईच सेकंड क्लास टिकट। ये जो फर्स्ट क्लास टिकट है इसे एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट भी बोल सकता है, एग्जीक्यूटिव। और जो सेकंड क्लास है इसे इकोनॉमी क्लास टिकट भी बोल सकता है, इकोनॉमी क्लास। तो एग्जाम में नाम बदल के आ सकता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ पे दो तरह की टिकटों की बात हो रही है। तो चलो लेट का स्टेप तो मेरा हो ही गया, लेट है ना, नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट्स इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ सेकंड क्लास टिकट्स इज इक्वल टू वाई। इसे एग्जीक्यूटिव क्लास बोलते हैं, इसे इकोनॉमी क्लास बोलते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में। तो यहां भी लिखा आ सकता है। इसके बाद पहले ढूंढते हैं जेड, एंड में जाते हैं, कहीं लिखा हुआ है जेड, डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट ऑफ ईच टाइप मस्ट बी मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मिल गया मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो यहां लिखो जी मैक्सिमाइज। तो इस तरह से जानकारी ढूंढ ढूंढ के निकालनी है प्रॉफिट। और प्रॉफिट देखो ऊपर दिया हुआ है आपको, 400 रुपीज तो फर्स्ट क्लास पर है और 300 रुपीज सेकेंड क्लास पर है, ठीक है जी। तो इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन जब तक आप 10 क्वेश्चन तैयार नहीं करोगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं हमेशा, कंस्ट्रेंट्स बोला तो बैरियर्स। अब बनाएंगे इक्वेशन, आराम से देखना। पहला स्टेटमेंट देखो, इसने कहा 200 पैसेंजर बैठ सकते हैं, यानी 200 पैसेंजर बैठ सकते हैं, ये पहला बन गया। खुद सोचो टिकटें कितनी बेची जाएंगी, ऑफ कोर्स या तो 200 बेचेंगे या 200 से कम बेचेंगे, है ना। अरे अगर 200 से ज्यादा बेच दी और सारे पैसेंजर आ गए तो जहाज में खड़े होके थोड़ी जाएंगे, या फिर ये बोलेंगे ए भाई जरा उधर को सरकियो मैं भी बैठ जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वहां वेटिंग सिस्टम होता है। वेटिंग सिस्टम का मतलब अगर कोई टिकट कैंसिल होती है बिफोर सम अप्रोप्रिएट टाइम तो दूसरे को टिकट दी जाती है। बट हम बेचेंगे कितना, 200 या 200 से कम, क्योंकि सीट हमारे पास इतनी है। तो भाई ये 200 क्या है, 200 तो इन टिकटों का सम होगा ना, इन दोनों का सम, यानी पहली टिकट और दूसरी टिकट, इन दोनों को मिला के टोटल टिकट्स या तो 200 बेचो या उससे कम बेचो। तो ये तो बन गई पहली। अगेन मेरी बात, मैंने कहा था ना जितने स्टेटमेंट उतनी इन इक्वेशन, तो पहली बन गई। और ये टाइप 2 है, ध्यान से देखो टाइप 2 है। ये जो बोलता हूं ना मैं टाइप 2 है, टाइप 1 है, टाइप 3 है, ये वीडियो 1 के अंदर मैंने बहुत मेहनत से आपको समझाया था। तो वीडियो 1 अगर नहीं आती तो ये समझ नहीं आएगा, ये तो दूर की बात है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट वाला स्टेटमेंट हो चुका है यूज। आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसने कहा है द एयरलाइन रिजर्व, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई, एयरलाइन रिजर्व ट्रेवल बाय सेकंड क्लास, नहीं सॉरी, एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट का साइन आ गया जी, 20 सीट फॉर फर्स्ट क्लास, और फुल स्टॉप लग गया। फर्स्ट क्लास कौन है, एक्स है, तो एक्स लगाओ, एटलीस्ट लगाओ और 20 लगाओ, ये लो जी सेकंड बन गई। इसका मतलब एयरलाइन ने कहा है कि भैया 20 सीट पे तो फर्स्ट क्लास ही जाएंगे, 20 से नीचे फर्स्ट क्लास पे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। एटलीस्ट इसने बोल दिया, बाकी ज्यादा आ जाओ तो मोस्ट वेलकम, एटलीस्ट का ही सिंबल है। ये बन गई एक और इन इक्वेशन। याद करो ये टाइप 1 है, दिस इज टाइप 2 एंड दिस इज टाइप 1, सारी टाइप का यूज हो जाएगा इसके अंदर। तो ये भी एक स्टेटमेंट था, इसने भी एक इन इक्वेशन दे दी। आगे बढ़ो, बड़े आराम से बढ़ना। हाउएवर एटलीस्ट वर्ड आ गया भाई, तो एटलीस्ट वर्ड आ गया तो ये सिंबल लगा दूंगा मैं। 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर, ध्यान से देखना, 4 टाइम्स का मतलब 4 से मल्टीप्लाई, एज मैनी पैसेंजर प्रीफर टू ट्रेवल बाय सेकंड क्लास देन बाय फर्स्ट क्लास। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कर रहा है कंफ्यूज, दोबारा से एक बार। 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर प्रीफर टू ट्रेवल बाय सेकंड क्लास, अच्छा प्रीफर टू ट्रेवल बाय सेकंड क्लास देन बाय फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये कह रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी जो जितने लोग फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं उसका 4 टाइम्स सेकंड क्लास में जा रहे हैं। ऑफ कोर्स एक बात बताओ, सबसे ज्यादा भीड़ कहां होती है, फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में, ध्यान से बताओ। ऑफ कोर्स इकोनॉमी में, सेकंड क्लास में भीड़ ज्यादा होती है। तो इसने कहा है 4 टाइम्स, ये रहा जी 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ
फर्स्ट क्लास, तो 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट क्लास, और ये हो गया जी सेकंड क्लास। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, थोड़ा इसे जरा ध्यान से देखो। इसका मतलब ये है कि जितने लोग फर्स्ट क्लास में जाते हैं, अगर x लोग जाते हैं तो उसका 4 टाइम्स सेकंड क्लास में जाना प्रीफर करते हैं, इसका ये मतलब है। नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा वीडियो को रोक दो और आराम से पढ़ो, फिर बोलता हूं मैं। इसने कहा हावेवर कहां गया, ये रहा, एटलीस्ट का साइन आ गया। 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर प्रीफर टू ट्रेवल बाय सेकंड क्लास देन बाय फर्स्ट क्लास, यानी 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट क्लास आर गोइंग इन सेकंड क्लास। ऑफ कोर्स यार, फर्स्ट क्लास में तो कम ही होंगे ना, तो उसका 4 टाइम्स सेकंड क्लास में होंगे। मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं, ध्यान देना जरा, तो इसलिए इस बात को ध्यान से सीखना, ऐसी कुछ बातें कंफ्यूज कर देती हैं, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान से देखा तो ये टाइप थर्ड हो गई। टाइप थर्ड क्यों हो गई ये, वीडियो नंबर 1 याद करो, जिसमें x होता है, y होता है, कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। और एक नकली आपको बनाना आता ही है, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपकी नकली हो गई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। देखो सारे स्टेटमेंट इसके अंदर यूज हो चुके हैं, अब कोई भी स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं बचा। तो इसने पूछा है नंबर ऑफ टिकट्स बताओ, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं आपको हिंट के तौर पे यहाँ बता के जाता हूँ कि यहाँ क्या होने वाला है। ये तो आपको मालूम है कि ये इसके अंदर सारी आ गई टाइप्स, ये टाइप थर्ड 2 है, ये टाइप 1 है और ये टाइप थर्ड है, मालूम है ना। इसमें टेस्टिंग पॉइंट 0 0 नहीं रखते, ठीक है। और जब टेबल आप बनाओगे ग्राफ की तो कंपैटिबिलिटी भी चेक कर लेना। जैसे जब इसकी टेबल आप बनाओगे तो इसकी टेबल कुछ इस टाइप से बनेगी, एक्स वाई, यहाँ 0 तो 200 आएगा, यहाँ 0 तो आएगा 200। तो जब इसकी टेबल बनाओगे तो वहां पर भी ऐसी वैल्यू रखना जो इस रेंज में रहे। कभी आप रख दो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू आ जाएगी 4, तो एक टेबल में तो 200 200 और एक टेबल में 1 4, तो ग्राफ बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि टेबल में जब डेटा रखो तो सारी टेबलों का बैलेंस करके आप चलना, या 20 रख देना और गैप ले लेना 20 20 का, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा आएगा टाइप 1 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसका आपका ना इस तरह से बनेगा ग्राफ। फिर बनेगा एक ग्राफ इस टाइप से, ये बनेगा 1 का, इसका ट्रू आएगा इस तरह से। और फिर एक बनेगा ये इसका ग्राफ, ये ओरिजिन से होगी पास, याद करो टाइप थर्ड ओरिजिन से पास होती है। ये ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से। ये तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप तो बना लोगे क्योंकि मैंने आपको वीडियो 1 में अच्छे से बताया था। इसका कुछ ऐसे आएगा, तो ये आपका एरिया आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि कॉमन रीजन यही आएगा। ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, सब आपको निकालने पड़ेंगे यहाँ पर मेहनत से। जब सारे पॉइंट आ जाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैक्सिमम z आपका आएगा जी 64,000, इतना आएगा, ठीक है। कब आएगा, जब x की वैल्यू 40 होगी और y की वैल्यू 160 होगी। इतनी टिकट बेचोगे तो इतना प्रॉफिट होगा। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना इस वाली बात में, थोड़ा जोर लगा देना, थोड़ी ताकत लगा देना, ठीक है। यू आर द बेस्ट, आप कर सकते हो, आई बिलीव दिस। क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, बड़े आराम से देखिए। देखो क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन डाइट और मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, तो ऑफ कोर्स एलोकेशन का होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन तो अलग ही होता है, वो अभी आएगा। देखो जी, अ मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप मॉडल और पोर्टेबल मॉडल। पोर्टेबल मॉडल बोला तो लैपटॉप, तो यानी यहाँ पे ये तो पता चल गया कि लेट क्या होगा, लेट नंबर ऑफ डेस्कटॉप मॉडल, ठीक है। डेस्कटॉप मॉडल वो कितने बेचता है इज इक्वल टू एक्स, या कितने लेके आता है, नंबर ऑफ पोर्टेबल मॉडल, ठीक है, इज इक्वल टू वाई, ये तो पता लग गया। इसके बाद ढूंढते हैं जेड क्या है, तो जेड जरा ढूंढो, कहीं दिख रहा है मैक्सिमम, ये दिख रहा है मैक्सिमम, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा, उसी से पता चलता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट लिखा हुआ है इसमें, तो हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम। तो देखो बिल्कुल अलग ही अंदाज है इसका, है ना, मैक्सिमम जेड। देखो जी जरा प्रॉफिट कितना कितना है, कहीं पे दिया होगा, इसने देखो एंड में दिया हुआ है 4,500 रुपये प्रॉफिट पोर्टेबल पर है, और 5 नहीं सॉरी डेस्कटॉप मॉडल पर 4,500 है और 5,000 पोर्टेबल का है। यानी जो जेड बनेगा वो 4,500x प्लस 5,000y, ये बन गया जेड। इसके बाद आप लिखते हो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। इसके बाद तो आपको पता ही है, जितने स्टेटमेंट उतनी इन इक्वेशन। अब पढ़ेंगे ऊपर जाके। इसने कहा डेस्कटॉप मॉडल पोर्टेबल मॉडल कॉस्ट दे रखी है 25,000 और 40,000। अब बच्चा कंफ्यूज, बच्चा कहता है सर इसके अंदर तो कॉस्ट भी है, तो जेड तो कॉस्ट भी हो सकता है।
अरे जेड कॉस्ट हो तो सकता है, लेकिन इसने बोला ही नहीं है मैक्सिमा मिनिमा। अगर ये बोलता मिनिमाइज कॉस्ट तो ये जेड होता ना। इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट भी है, इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट भी है, लेकिन मैक्सिमा या मिनिमा किसके साथ है? प्रॉफिट के साथ, इसलिए वो जेड है। इसलिए कॉस्ट यहां पर जेड नहीं है। अगर ये बोलता मिनिमाइज कॉस्ट तो जेड कॉस्ट हो जाता। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो 25,000 रुपए का आता है डेस्कटॉप, 40,000 रुपए का आता है पोर्टेबल। ठीक है जी। ही एस्टिमेट द टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट। बड़ी गहराई छिपी हुई है भाई साहब। मतलब उसे मालूम है कि 250 से ज्यादा आइटम की डिमांड नहीं है। तो पहली इक्वेशन तो मुझे यहां दिख गई कि 250 आइटम लाएगा वो या 250 से कम लाएगा, यानी x क्वांटिटी और y क्वांटिटी मिला के दोनों का सम या तो 250 हो या 250 से कम हो। रीजन, डिमांड ही नहीं है। ज्यादा लाके वो क्या करेगा? बेफालतू में स्टॉक थोड़ी बचा कर रखेगा। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। आगे देखो जरा, आगे उसने लिखा हुआ है ही डज नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख। ओहो, मतलब 70 लाख रुपया से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। तो 70 लाख तो उसके पास है ना, तो इसका मतलब मार्केट में वो जब जाएगा तो या तो 70 लाख खर्च करेगा या उससे कम खर्च करेगा, 70 लैक्स। ओके, तो 70 लाख में क्या क्या लाएगा? कॉस्टिंग देखो जरा, 25,000 रुपए का तो डेस्कटॉप मॉडल है, तो 25,000 इंटू एक्स हो गया। जैसे एक लाएगा तो 25,000 खर्चा होगा, दो लाएगा ये वाले तो 50,000 खर्च हो जाएगा, तीन लाएगा तो 75,000 खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन क्वांटिटी। और 40,000 खर्च उसका होगा जी वाई वाले पे। तो सबका खर्चा मिला के या तो 70 लाख हो जाए या उससे कम हो जाए। ठीक है, तभी तो बात बनेगी। और एक नकली तो आपको पता ही है, नकली हमेशा बनानी है। इस तरह से नकली बन गई, ये थर्ड हो गई। और लगे हाथ तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दो। मिनिमाइज समझते हो? थोड़ा सा ऐसे छोटा बना दो। तो देखो कॉमन क्या है, कॉमन करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपके लिए 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल, कुछ इस टाइप से आएगा। ये आपकी सेकंड बन गई। अब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको हिंट देता हुआ यहाँ पे चलता हूं। ग्राफ कुछ इसका इस टाइप से बनेगा। ये आपका एरिया आएगा, ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। कैसे कैसे आएगा वो आपको मालूम है। ठीक है, मैंने वीडियो 1 और 2 में बहुत मेहनत की आपके लिए, और आपसे भी उम्मीद है कि आप भी मेहनत करेंगे। जो Z आएगा वो आएगा 1150000। ये आपका आंसर आएगा। X की वैल्यू आपकी 200 आएगी और Y की वैल्यू आपकी 50 आएगी। दिस इज द आंसर। तो आई थिंक आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मेन चीज क्या है? इक्वेशन फॉर्मुलेट करना, ये सीखना है। ये ढांचा तो आप सीख चुके हैं यार वीडियो 1 में, लेकिन फिर भी आप पूरा पूरा सॉल्व करें। क्वेश्चन देखिए जी, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें बोला है अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप्स ए एंड बी। एक बात सुनो, देखो गांव में क्या होता है, विलेजेस में एक किसान की ये जमीन है छोटी सी, एक किसान की ये जमीन है छोटी सी, एक किसान की ये है। तो छोटी छोटी जमीनों के टुकड़े होते हैं सारी किसानों के। तो आपको मालूम है जितनी छोटे छोटे टुकड़े होंगे और अगर हर किसान अपनी अपनी फसल उगाएगा अलग अलग, तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाएगी, है ना। कॉस्टिंग आएगी ज़्यादा क्योंकि लैंड का स्पेस कम है। तो क्या होता है वहाँ पर ना, लैंड बैंक बन जाती है। मतलब ये सारे किसान मिलके अपनी जमीन को दे देते हैं और बोलते हैं कि भाई इतने हिस्से में क्रॉप ए उगा लो और इतने हिस्से में क्रॉप बी उगा लो। तो देखो स्पेस हो गया ज़्यादा। तो स्पेस अगर ज़्यादा हो गया तो कॉस्टिंग आएगी कम और फसल भी अच्छे से मैनेज हो पाएगी। तो उसी के ऊपर देखिए एक न्यूमेरिकल इसने बना दिया है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ का टॉपिक है ये। एलपीपी जो है इसे बिजनेसमैन पढ़ते हैं, एमबीए में पढ़ते हैं, बीकॉम ऑनर्स में पढ़ते हैं, बीएमएस में पढ़ते हैं। तो आराम से देखते हैं। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप ए एंड बी। ठीक है जी। प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट पहले ही दे दिया यहाँ पे। लो जी, जेड का तो इंतजाम हो गया। 10,500 रुपये तो क्रॉप ए से है और 9,000 रुपीज क्रॉप बी से है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, इस तो कुछ लिखा हुआ है द कंट्रोल वीड्स। समझते हो ना, खेत में जो अनवांटेड क्रॉप होती है वो उग जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अ लिक्विड हर्बेसाइड, कुछ दवाई टाइप का होता है, हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स ए एंड बी एट द रेट ऑफ 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर। अच्छा, क्रॉप ए के लिए 20 है और क्रॉप बी के लिए 10 लीटर है पर हेक्टेयर। ठीक है जी। फर्दर, नॉट मोर देन 800 लीटर ऑफ हर्बेसाइड शुड बी यूज्ड। अच्छा, यहां भी क्वांटिटी लगा दी कि 800 से ज्यादा हर्बेसाइड यूज नहीं करना है, 800 लीटर तक या उससे कम तक करो। ठीक है।
should be used in order to protect fish and wildlife using pond which collect drainage। ये इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा दवाई खेत में डालेंगे तो वो दवाई तालाब के अंदर जहाँ पानी जमा होता है वहाँ जाएगी, और जो तालाब में जानवर रहते हैं जैसे मछली है या और भी कोई पानी का जानवर है वो मर जाएगा, उसको नुकसान होगा। ऐसा करने के लिए फ्रॉम दिस लैंड। ओके, कीपिंग इन माइंड दैट प्रोटेक्शन ऑफ फिश एंड अदर वाइल्ड लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है जी। हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट को करना है मैक्सिमाइज, बाकी तो इसने लिखा हुआ है कि एलपीपी से सॉल्व करो। आगे देखो इसने एक बात लिखी है डू यू एग्री करके, इसे बोलते हैं वैल्यू बेस। वैल्यू बेस का मतलब है ये कोई स्टेटमेंट लिख देता है और आपके व्यूज जानता है कि आपके व्यूज क्या हैं। ये पहले आते थे, अब ये सिलेबस से हट गए हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में ऐड हो जाए, तो ये सब चलता रहता है। तो गाइस देखिए यहाँ क्या होता है, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे क्या गलती कर देते हैं। बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं लेट क्वांटिटी ऑफ क्रॉप ए इज इक्वल टू एक्स, लेट क्वांटिटी ऑफ क्रॉप बी इज इक्वल टू वाई, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्रॉप ए और क्रॉप बी नहीं निकालना, यहाँ पे ये निकालना है कि कितनी लैंड एलोकेट हुई है क्रॉप ए के लिए, कितनी लैंड एलोकेट हुई है क्रॉप बी के लिए। तो यहाँ लेट में गलती होती है और बच्चे के नंबर 0 हो जाते हैं और बच्चा रोता रहता है कि गलती हुई तो हुई कहां। तो ध्यान रखना यहाँ पे लेट ये करना है, लेट, ठीक है, लैंड एलोकेटेड टू क्रॉप ए इज इक्वल टू एक्स हेक्टेयर। तो ये गलती बच्चों से होती है, यहां पर वो लैंड लेट कर लेते हैं, सॉरी क्रॉप, कि लेट क्रॉप ए इज इक्वल टू एक्स। तो लैंड लेट करना है, लैंड को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक्स हेक्टेयर की लैंड हमने एलोकेट कर दी क्रॉप ए के लिए। लैंड एलोकेटेड टू क्रॉप बी इज इक्वल टू वाई हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद जेड ढूंढते हैं हम, तो क्लियर कट इसने दिया हुआ है, क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना है जेड। और प्रॉफिट इसने स्टार्टिंग में दे दिया है 10,500 एक्स मिलेगा इस वाली लैंड से, और 9,000 मिलेगा हमें इस वाली लैंड से। मतलब इस लैंड पे क्रॉप ए ग्रो हुई है, तो जितने लैंड ज्यादा देंगे उतनी क्रॉप ए ज्यादा होगी, उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा। जितनी लैंड हम क्रॉप बी के लिए देंगे उतनी क्रॉप ज्यादा होगी बी, तो उसी हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद एक लाइन लिखनी होती है हमें इधर, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। तो बड़े आराम से जाओ। अब देखो जी स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट यहां पर है कि 50 हेक्टेयर की लैंड है, तो पहला तो यही हो गया, यानी दोनों लैंड जो एक्स और वाई हमने दी है क्रॉप्स के लिए, उन दोनों का सम या तो 50 या 50 से कम हो। भाई इनका सम जो हमने लैंड एलोकेट की है या तो 50 होनी चाहिए या 50 से कम, ज्यादा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि अवेलेबल ही 50 है। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा बात हो रही थी इसमें हर्बेसाइड की, तो इसने कहा हर्बेसाइड 800 लीटर से ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए, तो या तो 800 लीटर यूज करो या उससे कम यूज करो। लैंड एक्स पर जो यूज होगा वो इसने लिखा है 20 यूज होगा 1 हेक्टेयर पर हेक्टेयर पे। जैसे 1 हेक्टेयर यूज किया तो 20 हो गया खर्चा, 2 हेक्टेयर पे डाला तो 20 इंटू 2 40 हो गया, 3 हेक्टेयर पे 20 इंटू 3 60 हो गया। इस तरह से देखना है। ठीक है, और जी 10 हो गया उस पर लैंड बी पर, तो ये हो गया। इसको हम छोटा भी बना सकते हैं, छोटा बन के ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, और ये इक्वेशन छोटा करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। और एक नकली तो आपको पता है हमेशा आनी है, इस नकली का बड़ा रोल है भाई, नकली जरूर बनाना। देखो जी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं, आप लोग वैसे ट्राई करना। अब मैं इसका ग्राफ वगैरह आपको नहीं बता रहा, मैं सीधा इसका आंसर बता रहा हूं क्योंकि ग्राफ में मैंने बहुत हिंट दे दिए, आप भी तो कुछ करोगे। तो z आएगा जी 495, ठीक है, 000, और x आएगा आपका 30 और y आएगा आपका 20, ये इसका आंसर आएगा। चलो बता देता हूँ ग्राफ भी, कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा इसका। ठीक है, ट्राई करो, शाबाश। मेन पर्पज है इन इक्वेशन फॉर्मुलेट करना। क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने, सीबीएसई के अंदर आ चुका है 2010 में। अ लाइब्रेरी हैज टू एकोमोडेट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक ऑन सेल्फ। अच्छा, मतलब कोई शेल्फ है और उसमें 2 तरह की बुक्स हमें रखनी है। ठीक है, द बुक्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर थिक। अच्छा, बुक्स की थिकनेस हमें दी हुई है, एक 6 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वेट दिया हुआ है 1 kg एंड 1.5 kg। ठीक है, सेल्फ हैज 94 सेंटीमीटर लॉन्ग, 94 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इसका मतलब दोनों बुक्स को मिला के उनकी टोटल जो लेंथ है वो 96 या उससे कम होनी चाहिए। एंड एट मोस्ट कैन सपोर्ट वेट ऑफ 21 kg। अच्छा, मतलब रैक जो हमारा रैक है या शेल्फ है
21 केजी से ज़्यादा वेट सपोर्ट नहीं कर सकता। दोनों बुक्स को मिला के उसका वेट या तो 21 केजी हो या उससे कम हो। हाउ शुड द सेल्फ बी फिल्ड विद द बुक्स ऑफ टू टाइप्स इन ऑर्डर टू इंक्लूड। ठीक है जी, कैसे कैसे बुक रखें, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स आ जाए और एलपीपी से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ जेड के बारे में जानकारी हिडन है। तो पहले यहाँ लेट क्या होगा, लेट यहाँ पे देखो ये होगा नंबर ऑफ बुक ऑफ टाइप 1, जो पहली टाइप की बुक है वो एक्स है। नंबर ऑफ बुक्स ऑफ टाइप 2, दो तरह की बुक्स है ना यहाँ पर, वो वाई है। और हर बंदा चाहेगा कि मैक्सिमम बुक आ जाए रैक में, और लिखा भी है इसने ग्रेटेस्ट, तो मैक्सिमाइज जेड, दोनों बुक्स की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ये हिडन है, मैंने कहा था तुम्हें याद हो एक बार कि कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो जेड एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, तो ये जेड है, और वैसे भी लिखा हुआ है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ बुक्स, तो नंबर ऑफ बुक्स तो एक्स प्लस वाई होगा। इसके बाद एक स्टेटमेंट आएगा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स का। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर भाई पहला स्टेटमेंट है कि 96 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी बुक्स सारी मिला के बुक्स की लंबाई 96, जैसे बुक्स रखेंगे बुक्स रखेंगे बुक्स रखेंगे तो इनकी लेंथ जो बढ़ती जा रही है ये 96 से कम होनी चाहिए, पहला स्टेटमेंट। दूसरा 21 केजी, 21 केजी का वेट सपोर्ट वो कर सकता है। ठीक है, और तीसरा आपको पता है नकली, नकली तो आपको पता ही है, नकली आपको बनाना सबसे पहले आता है। आप एग्जाम में सबसे पहले नकली मत बना देना, कभी सोचोगे ये तो मुझे आता ही है पहले यही बना दूं। चलो देखो, तो देखो दोनों तरह की जो बुक्स हैं ये और ये, तो पहली बुक की थिकनेस कितनी है जी 6, और दूसरी बुक की कितनी है 6। देखो अगर एक बुक रखी तो थिकनेस 6 हो गई, लंबाई 6 हो गई, दो रखी तो 12 हो गई, तीन रखी तो 18 हो गई। इस तरह से इन बुक्स का कॉम्बिनेशन मिला के थिकनेस दोनों की 96 या उससे कम होनी चाहिए। पहली तो ये बन गई, ये छोटी भी हो सकती है सॉल्व भी हो सकती है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। ओके, आगे देखते हैं वेट। देखो पहली बुक का जो वेट है वो है 1 केजी का, है ना यहाँ पर, तो यानी एक बुक 1 केजी की, तो यहाँ 1 लिख दो या मत लिखो, बात तो एक ही है, 1x को x ही बोलेंगे। और दूसरी बुक का जो वेट है वो है 1.5, 1.5 एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 3/2 केजी का, तो 3/2 इंटू वाई, इसका मतलब एक बुक आएगी तो 3/2 वेट होगा, दो बुक आएगी तो 3/2 प्लस 3/2 6/2 जो भी होगा। इस तरह से इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक है, और ये 42, ये बन जाएगी इक्वेशन 2, और ये नकली आपके पास है ही। इसके बाद आप इसे सॉल्व करना। हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ग्राफ कुछ इसका ऐसा सा बनेगा, ये आपका एरिया आएगा, और आंसर आपका आएगा इसका Z18 एट x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 6, ये आपका आंसर है। ये मैंने आपको हिंट दिया है। ठीक है जी, ये टाइप 1 है, ये भी टाइप 1 है ये वाली, और ये तो आपको पता ही है नकली चीज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट होगा। गाइज एलोकेशन प्रॉब्लम हो चुकी है सारी। ठीक है, अब मैं कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, उसके बाद मैं ट्रांसपोर्टेशन पे आऊंगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये बोल रहा है अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ डॉल। अच्छा, डॉल बन रही है ए और बी, तो यानी लेट करने का तो अरेंजमेंट हो गया, लेट नंबर ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप ए इज इक्वल टू एक्स हो गया, और नंबर ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप बी इज इक्वल टू वाई हो गया। अब पहले मैं ढूंढता हूं जेड, जेड क्या है, कहीं देखो स्टार्टिंग में या एंड में लिखा होगा, देखो ये रहा, इफ कंपनी मेक्स प्रॉफिट ऑफ ₹12 and 16 पर डॉल, और लिखा है इसने मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो मिल गया मुझे। ठीक है, तो मैंने जेड ढूंढ दिया, ये मेरा कितना है 12x का इस पर है और 16y का इस पर है। ठीक है, इसके बाद एक लाइन लिखनी होती है मुझे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया, कुछ खास बात होगी इसलिए बताया। चलिए अब मैं आराम से जाता हूँ ऊपर वैसे है ये कुछ कुछ एलोकेशन का ही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का भी लगता है बच्चों को। अब तो मिक्स है, अब तो आपको सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, अब तो क्वेश्चन मिक्स आएगा, तो आप समझ जाना। ठीक है जी, इसने लिखा है मार्केट टेस्ट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब मार्केट में रिसर्च की हुई, इसने रिसर्च की होगी, और हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हैव इंडिकेटेड दैट द कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड $1200 पर वीक। पहला स्टेटमेंट आ गया 1200, मतलब दोनों डॉल्स को मिला के प्रोडक्शन या तो 1200 बनाओ या 1200 से कम बनाओ, क्योंकि इसने बोला है एक्सीड नहीं करना चाहिए,
तो दोनों को मिला के प्रोडक्शन या तो 1200 हो या उससे कम हो। पहला बन गया। आगे बढ़ते हैं। डिमांड फॉर डॉल ऑफ टाइप बी, अच्छा टाइप बी इज, अच्छा एट मोस्ट, अच्छा दैट फॉर डॉल ऑफ टाइप ए। दोबारा से पढ़ते हैं एक बार और। एंड डिमांड फॉर डॉल ऑफ टाइप बी इज एट मोस्ट हाफ, हाफ मिस हो गया था, है ना। डिमांड फॉर डॉल ऑफ टाइप बी, टाइप बी कौन है, वाई, एटमोस्ट का साइन ये वाला होता है, ठीक है, एटमोस्ट का साइन मिल गया। और हाफ, हाफ का मतलब 1/2 और डॉल ऑफ टाइप ए, यानी इसने ये कहा है कि टाइप बी की जो डॉल्स हैं वो एटमोस्ट होनी चाहिए हाफ ऑफ डॉल ऑफ टाइप ए। तो ये भी देखो एक स्टेटमेंट है, इसी वजह से मैंने ये सवाल आपको बताया है। केवल यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, अगर मैं ना बताता तो शायद आप भूल जाते, ठीक है। तो आप इसे ठीक कर लो, क्रॉस करके ठीक कर लो इधर उधर, तो ये हो जाएगा जी 2y, ऐसे हो जाएगा x, इसे उठा के इधर ले आओ, है ना, तो ये हो जाएगा इंप्लाइज करके -x + 2y <= 0। ये बन गई जी सेकंड आपकी। ओके, इसी वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, बड़े ध्यान से सुनना। इसने कहा है डॉल ऑफ टाइप बी एट मोस्ट हाफ ऑफ टाइप ए, इसलिए ये क्वेश्चन बनी। इसको मैंने ठीक करते करते यहां तक। ये जो वीडियो नंबर 1 थी उसकी टाइप 2 है और ये टाइप 3 है, इसमें सावधानी देखनी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा है एक और बात, इसमें थोड़ी सी है कंफ्यूजन वाली। फर्दर प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल ऑफ टाइप ए, अच्छा डॉल ऑफ टाइप ए का प्रोडक्शन कैन एक्सीड 3 टाइम्स प्रोडक्शन ऑफ डॉल ऑफ अदर टाइप बाय एट मोस्ट 600। अब ये बात बच्चों को करती है परेशान, ये 600 का मतलब क्या है। पहले तो मैं यहां लिख देता हूं एटमोस्ट 600, ये तो आएगा ही आएगा, है ना। अब जरा सुनना ध्यान से एक बात। मान लो ये ए है और ये बी है, ये बोल रहा है कि इसका प्रोडक्शन इसके प्रोडक्शन के 3 टाइम्स से 600 एटमोस्ट है, ये कहा है इसने। इसका मतलब न तो मुझे ए का प्रोडक्शन मालूम, न मुझे बी का प्रोडक्शन मालूम, लेकिन मुझे ये पता है कि इसका प्रोडक्शन इसमें 3 टाइम्स भी हो जाए तो भी 600 ज्यादा है ना। खुद सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरी इनकम आपकी इनकम के 3 टाइम्स से 600 ज्यादा है, तो मुझे ना मेरी इनकम मालूम ना आपकी इनकम, लेकिन मैं ये तो बोल सकता हूं कि माई इनकम, है ना, और ये क्या है 3 टाइम्स योर इनकम, इन दोनों का डिफरेंस 600 होगा। अब समझ में आया कुछ, यानी मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं जब मुझे इंफॉर्मेशन ना हो। ऐसे ही यहां पे इसने लिखा है कि ए का प्रोडक्शन बी के प्रोडक्शन के 3 गुना 3 टाइम से 600 एटमोस्ट है, तो यानी ये इक्वेशन बनेगी। ए का तो मुझे पता है x है, बी का मुझे पता है y था, लेकिन 3 टाइम्स और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 600। ये बन गई तीसरी इक्वेशन। तो इस वजह से भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है, वरना आप फंस जाते। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊं, दोबारा देखो यार। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी इनकम आपकी इनकम से 600 ज्यादा है, मतलब मुझे ना मेरी इनकम मालूम ना आपकी इनकम, लेकिन ये तो पता है ना कि मेरी इनकम आपकी इनकम के 3 टाइम्स से 600 ज्यादा है। ये 3 टाइम्स दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे यहां पे इसने बोला हुआ है कि प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड, है ना, 3 टाइम्स। एक्सीड मतलब ये ज्यादा है, डॉल ए ज्यादा है, 3 टाइम्स ऑफ डॉल बी। तो माइनस कर दो इसमें से, 600 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को रोक के आराम से लिख लिख के पढ़ो, समझ आ जाएगा, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की है। और आगे एक नकली आपको पता है x, y > 0, ये आपका हो गया 2, ठीक है, 4th हो गई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, फंसने वाला था, इसलिए मैंने आपको बताया है। हिंट दे देता हूं आपको बस ग्राफ का और उसका, ताकि आपको आंसर का आइडिया हो जाए, ठीक है। बाकी तो सब आपको पता ही है, सारी इक्वेशन आपके पास बन चुकी हैं। तो पहली बनी x + y इतना, दूसरी बनी ये वाली बन गई थी दूसरी, ठीक है, तीसरी हमारे पास बन चुकी है। देखो जब ग्राफ बनाओगे ना इसका, तो ग्राफ कुछ इसका इस टाइप से बनेगा आपका। एक लाइन ओरिजिन से जाएगी, ये वाली लाइन तो ओरिजिन से होगी पास, क्योंकि ये टाइप 2 है, ये तो हो गई सेकंड की लाइन। एक लाइन कुछ ऐसे करके जाएगी, ठीक है, ये हो गई ये वाली लाइन, थर्ड वाली। ये तो जब ग्राफ आप बनाओगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और एक लाइन कुछ ऐसे आएगी, ये हो गई हमारी लाइन नंबर 1, ये वाली लाइन जो है। तो जो इसमें कॉमन रीजन आप निकालोगे तो ये रीजन आएगा। देखो मैं तो डायरेक्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। एक पॉइंट इसमें लेंगे ये वाला, एक पॉइंट लेंगे ये वाला, ये तो ओरिजिन वाला पॉइंट होगा, ये एक ये
और एक ये, 4 पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट आप लोग निकाल लेना अपने हिसाब से, और आपका जो आंसर इसके अंदर आएगा वो आएगा जी इतना। z की वैल्यू आएगी 16,000,000, x की वैल्यू आएगी आपकी 800, ठीक है, और y की वैल्यू आएगी आपकी 400। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन बड़ा दमदार था, प्रोडक्शन और एलोकेशन दोनों का मिक्सअप था। ठीक है गाइस, टॉपिक नया स्टार्ट हो गया, इसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ये लास्ट टॉपिक है एलपीपी का, और हमारा एलपीपी एंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आज तक सीबीएसई में नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन अभी तक तो सीबीएसई में आया नहीं है। सीबीएसई के अंदर डाइट प्रॉब्लम आई है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आई है, और एलोकेशन प्रॉब्लम आई है। तो ट्रांसपोर्टेशन अभी तक नहीं आया, बट आ सकता है। ठीक है, और हो सकता है सिलेबस से हट भी जाए। लेकिन जब आपका यूटी होता है, जब आपका प्री बोर्ड होता है, वो लोग देते हैं इसे, तो आपके स्कूल वाले तो आपको यूटी और प्री बोर्ड में जरूर देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन बहुत ईजी है, मजा आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आराम से देखो, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखो। आ गया क्वेश्चन। देयर आर 2 फैक्ट्रीज लोकेटेड एट प्लेस P एंड अदर एट प्लेस Q। तो 2 फैक्ट्री हैं, तो एक फैक्ट्री यहां पे आप बनाओ, ये फैक्ट्री कोई P है, और ये फैक्ट्री आपके पास कोई Q है। इस तरह से बनाओ एक फैक्ट्री। ठीक है जी, इसका नेम दे दो, ये P और ये Q फैक्ट्री। ओके, फ्रॉम दीज लोकेशंस अ सर्टेन कमोडिटी इज डिलीवर्ड टू ईच ऑफ 3 डिपो सिचुएटेड एट ABC। मतलब इस फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, और वो प्रोडक्शन 3 छोटे छोटे डिपोज में जा रहा है। तो एक डिपो ये रहा, ठीक है, एक डिपो ये रहा, और एक डिपो ये रहा। यानी ये फैक्ट्री इसको भी आइटम भेज रही है, इसको भी आइटम भेज सकती है, और इसको भी माल भेज सकती है। ये वाली फैक्ट्री इसको आइटम भेज सकती है, इसको आइटम भेज सकती है, इसको आइटम भेज सकती है। ये डीपो हैं छोटे छोटे जो कंजम्पशन कर रहे हैं, जो माल ले रहे हैं, ABC। ठीक है, ध्यान देना, जब भी ट्रांसपोर्टेशन आएगा हमेशा ऐसे ही आएगा, 2 बड़ी चीजें होंगी और 3 छोटी चीजें होंगी। आपके 12th में आगे जाओगे तो बहुत सारा आएगा, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारे डिपो, लेकिन 12th में सिर्फ यही कॉम्बिनेशन है 2 और 3 का। ठीक है, तो डायग्राम आ गया समझ। ये इसको माल भेजेगा, इसको इसको कितना कितना भेजेगा वो निकालने वाली बात है। आगे देखते हैं। वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ डिपो आर 554। अच्छा, इसको 5 आइटम चाहिए ही चाहिए, इसको 5 आइटम चाहिए, इसको 4 आइटम चाहिए। ठीक है जी, यूनिट ऑफ कमोडिटी। वाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री P and Q आर 8 and 6। अच्छा, ये 8 आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, ये 6 आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। नोटिस करने वाली बात, इन दोनों का सम इन तीनों के सम के इक्वल होगा हमेशा, क्योंकि फैक्ट्री में जितना आइटम बनेगा वो सारा सेल आउट हो जाएगा, स्टॉक नहीं रखा जाएगा। तो देखो 8 और 6 14 हो गया, इनका भी सम देखो 5 5 4 14 हो गया। ठीक है, तो बड़े आराम से डायग्राम बनाना, डायग्राम नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहां पे द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट पर यूनिट इज गिवन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, खुद सोचो, आपकी कोई शॉप है, आप अपनी शॉप में कुछ आइटम बेचते हैं, वो आइटम आपको मिलता है फैक्ट्री P या फैक्ट्री Q से, है ना। तो आप अपनी शॉप के लिए आइटम वहीं से तो लाएंगे जहां से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो। भाई अगर आप कभी टीवी लेने गए हो, फ्रिज लेने गए हो, सोफा लेने गए हो, तो दुकान पे जाके पहले आप करते हो बार्गेनिंग, बार्गेनिंग के बाद डील हो जाती है, फिर वो आपका बिल बनाता है और बोलता है कि भाई साहब 10,000 का आपका बेड है और 300 रुपये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, रिक्शे वाला लेके जाएगा। तो ये अलग होती है। अगर आप और दूर से लेके आओगे तो बोलेगा भाई साहब 10,000 आपका बेड है और 700 आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। और अगर आप घर के बिल्कुल बगल से लोगे तो वो बोलेगा 10,000 आपकी कॉस्ट है और 100 रुपीज आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो देखो कॉस्टिंग टोटल बढ़ रही है डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस। तो इसका मतलब हर बंदा चाहेगा कि मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए। तो वही लॉजिक यहां पर बनाया गया है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। आपने नोटिस किया होगा कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कहीं आम की खेती हो रही है, आम के खेत हैं, तो उस जगह पर जो आम है, मैंगोज हैं, उनकी कॉस्ट तो कम होगी ना। लेकिन कोई रिमोट एरिया है जहां मैंगोज की खेती नहीं होती, पेड़ ही नहीं है उनके, वहां पर खेती मतलब पेड़, ठीक है, आम लगते हैं पेड़ पर। तो अगर उनके पेड़ पर, वहां पर आम के पेड़ ही नहीं है, तो एक रिमोट एरिया से जब दूसरे रिमोट एरिया में
आम मैंगोज की सप्लाई होगी तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी डिपेंडिंग अपॉन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है। देखो टेबल दी हुई है, ये टेबल हमेशा देगा। इसने लिखा है टू और फ्रॉम, कॉस्ट लिखा हुआ है रुपीज में, तो इसका मतलब है पी से ए पर अगर आइटम जाएगा तो कॉस्ट आएगी 160, यानी ये कॉस्टिंग 160 रुपीज होगी। यहां से एक आइटम भेजेगा तो कॉस्ट 160 रुपया लगेगी, दो आइटम भेजेगा तो 160 इंटू 2 320 कॉस्ट हो जाएगी। जितने आइटम जाएंगे उतनी कॉस्ट ऐड होती चली जाएगी, ठीक है। उसी के हिसाब से फिर ये भी आगे उतना महंगा बेचेगा, भाई इसको भी तो प्रॉफिट कमाना है। तो पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसके ऊपर डिपेंड होती है। कॉमर्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो जी, पी से बी पर कॉस्टिंग आएगी 100 रुपीज। टेबल में देखो सब कुछ गिवन है आपको। और पी से सी पर कॉस्टिंग आएगी 150 रुपीज। टेबल में सब कुछ आपको गिवन है। क्यू से ए पर कॉस्टिंग 100 रुपीज की है, और क्यू से बी पर कॉस्टिंग 120 की है, और क्यू से सी पर कॉस्टिंग 100 रुपीज की है। ये आपकी कॉस्टिंग आ गई, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है। अब इसने पूछा है कि भैया कितनी कितनी यूनिट, देखो एंड में लिखा हुआ है हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो, कि ये फैक्ट्री कितनी कितनी यूनिट इनको भेजें ताकि कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। हर बंदा चाहता है कॉस्ट मिनिमम हो। तो अब ये क्वेश्चन है, डेटा हमारा पूरा हो गया, डायग्राम हमारा तैयार है। अब बारी आएगी इसमें लिखने की। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको देखो इसके अंदर ये लिखना है, लेट नंबर ऑफ आइटम्स, है ना, आइटम्स, यूनिट, कॉमोडिटी, जैसा देश वैसा बेस, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेट नंबर ऑफ आइटम सप्लाइड बाय पी टू ए इज इक्वल टू एक्स। भाई माना इसने इसको माल भेजा एक्स आइटम का, हमें नहीं पता ना कितना भेजा है, एक आइटम भेजा है, दो आइटम भेजा है, तो हमने एक्स लेट किया। नंबर ऑफ आइटम सप्लाइड बाय पी टू बी इज इक्वल टू वाई। इसने इसको आइटम भेजा वाई, है ना, दो आइटम, चार आइटम, हमें नहीं पता कितना भेजा है। नंबर ऑफ आइटम सप्लाइड बाय पी टू सी इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स माइनस वाई। अब बताओ ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यार फैक्ट्री जितना माल बना रही है सारा कंज्यूम कर रही है, सारा बेच रही है, स्टॉक नहीं रख रही। तो अगर एक्स आइटम इसको गया, वाई आइटम इसको गया, तो 8 में से एक्स और वाई हटा के रिमेनिंग ही तो इसको जाएगा। तो टोटल आइटम इसके पास एक्स था, 8 था, एक्स जा चुका, वाई जा चुका, तो जो रिमेनिंग है बचा कुछ है वो इसको चला जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई? आई, वेरी गुड। आगे बढ़ो। नंबर ऑफ आइटम सप्लाइड बाय क्यू टू ए इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब ये बात देखो ध्यान से कैसे। भाई इसको रिक्वायरमेंट थी 5 आइटम की, एक्स इसने इससे ले लिया। तो जब अगर मान लो इसको 5 आइटम की रिक्वायरमेंट है और 2 आइटम इसने ले लिए, तो 5 में से 2 तो मिल गए, बचे कितने? 3 आइटम वो इससे मांग लेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी। तो ऐसी ही बात यहां पर है कि आइटम चाहिए इसे 5, ले लिए इसने एक्स, तो 5 में से एक्स जो ये रिमेनिंग है वो ये इससे ले लेगा, तो यहां 5 माइनस एक्स आएगा। आया समझ के नहीं आया? बोलो। अरे 5 चाहिए था, एक्स इससे ले लिया, तो 5 माइनस एक्स जो रिमेनिंग है वो इससे ले लेगा। जैसे 5 चाहिए, 2 इससे ले लिया, तो 5 में से 2 गया, 3 की रिक्वायरमेंट और है, तो 3 यहां से मांग लेगा, इसलिए मैंने 5 माइनस एक्स लिखा है, ठीक है। तो ये सब डेटा आप लिखना, वहां पर डायग्राम बनाना। वैसे तो एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपके यूटी में आएगा, आपके प्री बोर्ड में आएगा, आपके स्कूल वाले देंगे डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। नंबर ऑफ आइटम सप्लाइड बाय क्यू टू बी, ये 5 माइनस वाई हो जाएगा। देखो ना, 5 की रिक्वायरमेंट थी, वाई मिल गया, तो 5 माइनस वाई, जो लॉजिक यहां बताया वो यहां पर। नंबर ऑफ आइटम सप्लाइड बाय क्यू टू सी, सी को देखो, इसको 4 की रिक्वायरमेंट थी, इतना इससे मिल गया, तो 4 में से लेस कर दो, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, 8 माइनस एक्स माइनस वाई से जरा सॉल्व करो लगे हाथ तो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, -8 + 4 और प्लस एक्स प्लस वाई, इतना आइटम इससे ले लेगा। आ गया समझ? अब बताती है जेड की, तो जेड तो यहाँ मिनिमाइज है, कॉस्टिंग, तो मिनिमाइज जेड। अब यहाँ देखो जेड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अब यहाँ समझनी है काम की बात, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बच्चों को लगता है, तो क्यों लगता है? जेड निकालना है, तो जेड निकलेगा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे एक आइटम गया, एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो कॉस्टिंग आई 160, अगर 2 आइटम गए, एक्स की वैल्यू 2 है तो कॉस्टिंग आई 320। अरे मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई,
जो दुकान वाला है जितने आइटम लोगे उसी हिसाब से तो कॉस्टिंग बढ़ाता है वो ट्रांसपोर्टेशन की, कि एक आइटम में एक मजदूर लगेगा, 4 आइटम होंगे तो 2 मजदूर जाएंगे, या रिक्शे की कॉस्टिंग आएगी या टेम्पो की कॉस्टिंग आएगी। तो जो कॉस्टिंग है इन दोनों का मल्टीप्लाई है, यानी ऐसे 160 और x आया समझ, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो बहुत लंबा जाएगा ये, ऐसे इन दोनों की होगी तो 100y, ऐसे इन दोनों की होगी तो 150, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, इन दोनों की होगी तो 100 और 5 माइनस एक्स, प्लस इन दोनों की होगी तो 120, यहाँ मैंने लिखा नहीं 5 माइनस वाई आएगा, और यहाँ आएगा -4 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, उधर लिख चुका था मैं 120, और यहाँ आएगा जी 5 माइनस वाई, और ये 100, और यहाँ आएगा -4, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, जगह नहीं है मेरे पास तो मैनेज कर लेना, इतना आएगा। अब जी 150 की मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, सारा कुछ सॉल्व होगा। तो सारा कुछ सॉल्व होने के बाद जो आपका z आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, 10x माइनस 70y, ओके, और प्लस का 1900, ये आपका z है। तो काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो लगेगी, टाइम तो वेस्ट होगा, बट क्या करें, इसका तरीका ही यही है। तो दिस इज योर z, 10x माइनस 70y प्लस 1900, ये तो आ गया x, ठीक है। अब बनेंगी इसकी इन इक्वेशन, कैसे बनेंगी बताता हूं आपको। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, मैं क्वेश्चन सामने से हटा रहा हूं, ठीक है। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बता रहा हूं। तो जी अब मैं आपको बता रहा हूं इन इक्वेशन बनाना, तो इसका तरीका एकदम अलग है, डिफरेंट तरीका है। इन इक्वेशन यहाँ पर टेबल से तो बनेंगी नहीं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर लेट की है उन्हीं सभी को यहाँ लिखना है, नंबर बाय नंबर 1, ठीक है। तो पहले उठाओ, देखो इसको उठा लो पहले, ये तो बाद में उठाना, पहले इसको उठाओ। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखो नाउ, और सबको ना 0 से बड़ा रखो, ऐसे 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हर बंदा चाहेगा कि मेरा माल या तो जाए ना, या जाए तो कुछ ना कुछ जाए, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसलिए यहां से उठाना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 सबको उठा लो। इनको भी उठाएंगे लेकिन ये नकली है, कैसे बताऊंगा, वेट करो। तो पहले मैंने इसको उठाया और सबके सामने लगाओ एटलीस्ट, इसका मतलब क्वांटिटी अगर फैक्ट्री से जाएगी तो या तो वो 0 जाएगी, मतलब मैं जाएगी नहीं, या कुछ ना कुछ जाएगी, नेगेटिव तो होगी नहीं। इसलिए पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिखो, सॉल्व करो इसको, पहले ठीक करो। माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -8, उसे यहां ले गया, जब माइनस से डिवाइड होगा तो ये साइन सारे बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दिस इज इन इक्वेशन 1, ठीक है। एंड करके जोड़ते रहो, एंड अगला उठाओ, ये रहा 5 माइनस एक्स, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू रखो 0, 5 वहां ले जाओ, माइनस का 5, माइनस से माइनस कट होगा, साइन चेंज, इन इक्वेशन 2 आ गई। अगला उठाओ, यहां पर भी एंड करके जोड़ते रहो उनको, 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट होगा, लेस देन इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। मैं यहां कर रहा हूं, थोड़ी जगह मेरे पास कम है। अब जी ये बच गया लास्ट, इसको भी उठाओ, -4 प्लस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 वहां भेजो, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 4, इसका साइन ऐसे रहेगा, 4 हो गई, है ना, सारी आ गई। अब ये नकली उठा लो एक साथ ऐसे, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 5th हो गई। इसका मतलब x और y की वैल्यू या तो 0 हो या फिर कुछ ना कुछ हो, नेगेटिव नहीं चलेगा, और शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो इन इक्वेशन ऐसे बनेंगी बड़े प्यार से, इतनी आसानी से। तो सारी इन इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास, सारे z आ चुके हैं। ध्यान देने वाली बात, ये टाइप 2 है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है, मतलब इसमें टेबल नहीं बनेगी, इसमें टेबल बनेगी, और ये टाइप 2 है, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, पूरा करके जाऊंगा ये क्वेश्चन आपके लिए जी गाइस। तो देखिए मैंने क्या किया, देखिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन तो मैंने की नहीं है, वो तो आप वीडियो नंबर 1 जिसने देखी है वो ही कर पाएगा, बट मैंने पूरा हिंट दिया है आपको, ठीक है। तो इन इक्वेशन 1 को मैंने ले लिया, ग्राफ बना दिया इसका, ये टाइप 2 है, ट्रू आ गया, ये भी टाइप 2 है, ट्रू आ गया, ये टाइप 1 है, इसकी ग्राफ नहीं बनेंगे, ये एज इट इज। तो मैंने इसको ड्रॉ किया, 0 पे 8, 8 पे 0, ये ड्रॉ हो गया, ये फर्स्ट है, इसका ट्रू था तो एरिया नीचे की तरफ, इंडिकेशन लगा दिया मैंने। ये मेरी लाइन नंबर 2 है, ये मैंने ड्रॉ कर दी, 0 पे 4, 4 पे 0 ड्रॉ कर दिया, लाइन नंबर इसका नाम 2 है, इसका फॉल्स है तो अवे हो गया। x की वैल्यू 5 पैरेलल टू y एक्सिस होगी, 5 4 और 6 के बीच में होगा, इस तरह से। इसने कहा x छोटा है 5 से, तो छोटा तो इधर मिलेगा, तो देखो इंडिकेशन लगा दिए इधर और इधर। y की वैल्यू 5, तो 4 6 के बीच में होगी, पैरेलल टू x एक्सिस लाइन खींचेगी। यहाँ का y छोटा है 5 से, 5 से छोटा तो नीचे की तरफ मिलेगा, तो इंडिकेशन लगा दिया मैंने, ये देखो लगा दिया ना इंडिकेशन नीचे की तरफ। तो ये मेरा कॉमन रीजन आ गया। और आपको पता है जब कॉमन रीजन आता है ये बाउंडेड है ना, बाउंडेड है, फिजिबल रीजन है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, बॉर्डर जहां शेडेड रीजन को टच कर रहे हैं जो पॉइंट। एक पॉइंट हो गया ये, इसका नाम रखा ए, जो मुझे मालूम है 05,
बी पॉइंट का नाम हो गया ये जो मुझे मालूम है 04, ये हो गया सी पॉइंट 40, ये हो गया डी पॉइंट 50, ई पॉइंट मुझे नहीं पता, एफ पॉइंट मुझे नहीं पता, तो मैं ये निकाल लेता हूँ। हालांकि मैंने आपको बता रखा है कि ग्राफ से भी मिल जाते हैं, बट मैंने आपको बोला है कि सॉल्व करके निकालना। तो देखो ई पॉइंट मिलेगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करने से। तो 1 और 3 को सॉल्व किया मैंने एलिमिनेशन लगा के, मेरे पास ई पॉइंट आ गया 5/3, ये आ गया। ठीक है जी, 5/3, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 3। आगे निकालो पॉइंट एफ, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो देखो पॉइंट एफ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 से मिल रहा है, तो 1 और 4 को सॉल्व किया तो एफ पॉइंट आ गया 3,5। ठीक है, यहां तक आ गया, बहुत ईजी है, कैलकुलेशन तो बस ईजी है इसकी। अब निकाल लो अपनी टेबल, कॉर्नर पॉइंट सारे ए बी सी डी सब भर दिए, जेड आपके पास आ चुका था, सारी वैल्यू पुट करिए, आपने आंसर निकाला। इसने मांगा है मिनिमम, तो देखो इन सब में कौन मिनिमम है, ये मिनिमम है, तो मिनिमम जेड कितना है 1550। ठीक है, आंसर ये नहीं है, इसने ये नहीं पूछा, इसने ये पूछा है मिनिमम जेड बताओ, वो तो आ गया 1550, लेकिन इसने ये भी तो पूछा है किस फैक्ट्री ने किस डिपो को कितना माल भेजा है, किस फैक्ट्री ने किस डिपो को कितना माल भेजा है। ठीक है, तो अभी एक लाइन और रह गई है, इतना नोट करो, मैं आपको बताता हूं। ये जी आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से लिख के आना है आपको कि मिनिमम जेड इज 1550, 1550 एट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 5। इसके बाद जो इसने मांगा था ना किस फैक्ट्री ने किस डिपो को कितना आइटम भेजा है, वो सारा लिख दो। याद करो ये वही चीज है जो आपने लेट किया था स्टार्टिंग में सारा, तो उसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, तो आइटम सप्लाइड बाय पी टू ए एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 0, मतलब डिपो ए ने पी से कुछ आइटम लिया ही नहीं, है ना, डिपो ए ने पी से आइटम लिया ही नहीं क्योंकि कॉस्टिंग ज्यादा हो रही होगी तो उसकी मर्जी है। और बी ने लिया वाई, वाई कितना है 5, और ये कितना है 8 माइनस एक्स, यानी 8, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, 3, ये कितना है 5, एक्स की वैल्यू 0, 5। देखो ए की रिक्वायरमेंट 5 थी, तो ए की रिक्वायरमेंट 5 तो हो गई पूरी, लेकिन सारा माल उसने क्यू से लिया। क्यों, नोटिस करना टेबल में कॉस्टिंग एक की 160 थी और एक की कुछ 120 या 100 कुछ इस टाइप से थी, तो कॉस्टिंग का फर्क पड़ रहा है, जहां कॉस्ट कम होगी आइटम वहीं से लिए जाएंगे। ठीक है, 5 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है 5, 0, और यहां पर देखो -4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर कितना आएगा 1। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। और ये क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन का है, आज तक सीबीएसई में नहीं आया, बट आपके एग्जाम में आता है यूटी और प्री बोर्ड में, तो तैयार कर लेना, एलोकेशन पे ज्यादा ध्यान देना। गाइस एक क्वेश्चन और है ट्रांसपोर्टेशन का, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। एन ऑयल कंपनी हैज 2 डिपो ए एंड बी, तो 2 डिपो, एक ए है और एक बी है, यहाँ पे इसका नाम डिपो रख दिया है। 7000 लीटर 4000 लीटर कैपेसिटी है, ये 7000 लीटर और 4000 लीटर कैपेसिटी है इनकी। कंपनी इज टू सप्लाई ऑयल टू 3 पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल पंप है डी, ई और एफ, ये इनकी रिक्वायरमेंट हो गई इतनी इतनी। ठीक है जी, डिस्टेंस हमें दी हुई है टेबल में, रेंट दिया हुआ है, फेयर किराया दिया हुआ है, डी से ए का मतलब ए से डी ई एफ का 763 आई एम सॉरी, तो 7 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, एंड दिस इज 342, ये 342 हो गया। आगे देखो इसने एक बात लिखी है इंपॉर्टेंट, अज्यूमिंग दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर, ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ 10 लीटर, 10 लीटर ऑयल की कॉस्ट 1 रुपया है, तो सोचो 1 लीटर ऑयल की कॉस्ट क्या होगी 1/10 होगी, है ना। तो यही बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, वरना मैं बताता नहीं। आप यहाँ पे लेट करोगे, लेट CYS मैंने लिख दिया, खुद लेट करना जो आप लिखते हो, लेट ऑयल सप्लाइड बाय डिपो ए टू पेट्रोल पंप डी एक्स, इसका वाई, इसका रिमेनिंग, लॉजिक तो वही रहेगा जो भी आएगा। जब z निकालोगे तो आपको मालूम है ना 7 इंटू एक्स, 6 इंटू वाई, 3 इंटू दिस, 3 इंटू दिस, जो भी यहाँ पे लिखा होगा, है ना, वो सारा होगा, ये z होगा, लेकिन इसमें 1/10 से मल्टीप्लाई भी होगी। क्यों, इस रीजन की वजह से, है ना। ये टोटल कॉस्ट, ये टोटल पेट्रोल की वो है कॉस्ट, और टोटल पेट्रोल की कॉस्ट में 1/10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 लीटर ऑयल की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल लीटर की कितनी होगी, तो 1/10 से मल्टीप्लाई। इसी बात की वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है, पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए हमने नहीं किया था, तो ये है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद ब खुद सॉल्व करना, मैं आपको हिंट देता हुआ जा रहा हूँ। z आपका कुछ ऐसा आएगा 0.3x प्लस 0.1y प्लस 3950, ये आपका z आएगा, और जो एंड में आपका आंसर आएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 4400। तो आप इसे ट्राई करना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के 2 क्वेश्चन करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो
तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हालांकि ये ट्रांसपोर्टेशन का नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन डाइट प्रॉब्लम है बेसिकली, डाइट बोल दो या मैन्युफैक्चरिंग बोलो, कुछ भी बोलो। अब देखो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, बस आपको आना चाहिए। तो इसमें लिखा है फ्रूट ग्रोअर कैन यूज 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर इन हिज गार्डन, ब्रांड पी और ब्रांड क्यू। और देखो इसने टेबल भी शायद आपको दी हुई है बना के, तो टेबल इसने बना के ऑलरेडी मुझे दी हुई है, तो मैं इसी को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ये टेबल इसने मुझे दे रखी है तो अच्छी बात है। ये पी ब्रांड है, ये क्यू है, तो इसी को मैं एक्स बोलूँगा और इसको मैं वाई बोलूँगा, है ना, क्योंकि जो चीज़ बाहर जाएगी बन के वो। इसमें नाइट्रोजन मुझे दिया हुआ है 3 और 3.5, टेबल के अंदर देख लो। फॉस्फोरिक एसिड मुझे दिया हुआ है 1 और 2, पोटाश मुझे दिया हुआ है 3 और 1.5, और जी मुझे क्लोरीन दिया हुआ है 1.5 और 2। इस तरह से मुझे टेबल बना के इसने दी हुई है, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश, क्लोरीन इन अ बैग ऑफ ईच ब्रांड आर गिवन इन टेबल, ठीक है। टेस्ट इंडिकेट दैट गार्डन नीड एटलीस्ट आ गया भाई 240 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड ये रहा, इसके सामने एटलीस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से एटलीस्ट 240। टेबल एक्चुअली इसने उल्टी बनाई है तो हम इस तरह से लिख रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड के सामने एटलीस्ट 240 लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट 270 पोटाश, पोटाश के सामने एटलीस्ट 270 लिख दिया। आगे देखते हैं। एटमोस्ट 310 क्लोरीन, क्लोरीन के सामने एटमोस्ट का साइन और 310 लिख दिया, ठीक है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इफ द ग्रोअर वांट टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, देखो मिनिमम वर्ड लिख दिया इसने नाइट्रोजन के साथ, मतलब ये जेड है, ठीक है। मैंने कहा था ना जिसके साथ मैक्स या मिनिमा लिखा होता है वो जेड होता है, तो दिस इज द जेड। यही बात मैं आपको बताना चाहता था, इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो हाउ मेनी बैग ये सब उसने पूछा है, तो वही लेट कर लो पहले। नंबर ऑफ बैग ऑफ पी इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ बैग ऑफ क्यू इज इक्वल टू वाई। देखो जेड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, कोई नहीं है, तो जेड यहाँ बच्चे ना जेड एक्स प्लस वाई मान लेते हैं, बल्कि जेड ये रहा, क्योंकि मिनिमाइज करना है नाइट्रोजन को, ठीक है। तो 3x प्लस 3.5y इस तरह से। बाकी इन इक्वेशन आपकी बनी जाएंगी। एक क्या बनेगी, x प्लस 2y, ऐसे लेंगे इसमें एक x और एक 2y और इक्वल में ये आएगा, फिर आएगा जी 3x और 1.5y। डेसिमल आप हटा लेना अगर आप हटाना चाहते हो तो 1.5x प्लस 2y लेस देन इक्वल 310, और एक नकली मत छोड़ देना, बस ये एटलीस्ट रहती है, ये आ गई, ठीक है। तो मैं आपको इसका हिंट देता जाता हूँ ग्राफ का। ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का इसका बनेगा, एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, तो ये आपका एरिया बनेगा। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट आप निकाल लेना, ठीक है जी। और आपका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका आंसर आएगा मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी जेड आएगा आपका 470, ये आपका आंसर आएगा। एक्स की वैल्यू आएगी 40 और वाई की वैल्यू आएगी 10, ठीक है। तो मेरी तरफ से एलपीपी आपकी डन है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से होगा। मेन चीज़ थी इसमें कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन तो बदल के भी आ सकता है, लेकिन इक्वेशन अगर फॉर्मुलेट करना आ गया तो सब कुछ बल्ले बल्ले। बाकी वीडियो 1 इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे ही सारा कुछ है। गाइज ये कुछ 2 क्वेश्चन हैं, इनको आप ट्राई करना, ठीक है। हालांकि मैं इनका हिंट भी दूंगा, लेकिन हिंट देखने से पहले आप ट्राई करो अभी, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। देखिए ये इनके हिंट्स हैं कुछ, हालांकि बहुत छोटे छोटे हैं, बट आपको हेल्प मिल जाएगी। तो हिंट देख के आप कर सकते हैं अगर नहीं होता है तो, ओके। गाइज ये एक क्वेश्चन है, इसको आप पूरा सॉल्व करो, बना के देखो, ट्राई करके देखो, ठीक है, अच्छे से पूरा कंप्लीट अपने आप को टेस्ट करो। देखिए गाइज 2 क्वेश्चन ये रहा, इसमें 11 है, 12 है, 13 भी है, थोड़ा सा फेड हो रहा है। 13 का आधा पार्ट ये रहा और देखो आधा पार्ट ऊपर है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, इनको आप ट्राई करो। इनके आंसर और हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये इनके आंसर और हिंट हैं, लेकिन आप इन्हें पूरा सॉल्व करना, ऑलराइट। जल्दी ट्राई करो। हाँ जी 2 क्वेश्चंस और हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 24, इनको भी आप ट्राई करो, ठीक है। इनके आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनके आंसर हैं। पिछले वाले जो क्वेश्चंस थे उनकी इनइक्वेशन बना के मैंने आपको हिंट दिया था, आप उन्हें पूरा सॉल्व करना, ओके। इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो या प्रिंट आउट, जो भी हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।